दिस सिंगल शीट ऑफ पेपर विल डिसाइड योर फ्यूचर। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुमान और आज मैं आप सबके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करने आया हूँ। मुझे पता है कि आप में से अधिकांश लोग किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। हो सकता है यूपीएससी की, हो सकता है किसी स्टेट पीसीएस की, लेकिन तैयारी अवश्य कर रहे होंगे। उसमें अगर मैं बात करूं, यदि यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें जो मैं बात करने जा रहा हूं वो आज से पहले बहुत कम लोगों ने बात की है। बात है एस्से की। एस्से यानी कि निबंध। वैसे तो आपको YouTube पे सैकड़ों हजारों वीडियो मिल जाएंगे जिसमें कि दिखाया जाता है, सिखाया जाता है कि एस्से को कैसे लिखा जाए, इंट्रोडक्शन कैसा हो, कंक्लूजन कैसा हो, सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, आंसर को स्ट्रक्चर कैसे किया जाए। लेकिन ये वीडियो आपको स्पेसिफिकली नहीं मिलेगा कि कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाए और बताए कि आखिर हम इसे किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। और ऐसे यदि मैं आपके सामने कई सारे प्रीवियस ईयर्स को डिस्कस करूं तो सोचिए आपका लेवल कहां से कहां पहुंच जाएगा। क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड मैंने देखा है कि वैसे तो एस्से बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसमें बच्चों की 150 प्लस मार्क्स आ जाते हैं बहुत आसानी से, लेकिन बहुत लोग सब पहला एस्से अपना लिख भी नहीं पाते। और इसका कारण बहुत आसान सा है, बहुत सिंपल सा है। कारण ये है कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती लोग के पास। एक वीडियो देख लेने भर से कि स्ट्रक्चरिंग कैसे की जाए, उससे क्लैरिटी नहीं आती, क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं आता कि आखिर हम आखिर शुरुआत कैसे करें। तो उसके लिए मैं एक पूरी लेक्चर सीरीज को प्रिपेयर किया हूँ, जिसमें कि जितने प्रीवियस ईयर्स एस्से के क्वेश्चंस हैं अप्रॉक्सीमेटली वो 30 प्लस होंगे, उनको मैं आप सबके साथ डिस्कस करूं। थोड़ा लॉन्ग डिस्कशन होगा, पर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आई एम श्योर कि यू विल लाइक दिस वीडियो एंड यू विल लाइक दिस इनिशिएटिव। सो बिना किसी देरी करते हुए मैं सबसे पहले पहला टॉपिक की शुरुआत करना चाहता हूं। पहला टॉपिक जो कि लेटेस्ट यूपीएससी में पूछा गया है। पहला टॉपिक है द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज नाउ बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड। ये तो टॉपिक है, लेकिन आखिर ये टॉपिक आपने जैसे एग्जाम हॉल में देखा, उसके बाद आपके माइंड में क्या इनिशियल थॉट आएगा, वहाँ से शुरुआत करके आप उसे कैसे स्ट्रक्चरिंग करेंगे, उसको आगे बढ़ाते हुए और फिर आप एग्जाम हॉल में लिखेंगे कैसे, ये सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो दरअसल आप टॉपिक को दोबारा से पढ़िए। क्या है टॉपिक कि द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। इसमें दो कीवर्ड्स यहीं तक आपको मिल जाते हैं। पहला चीज़ सेल्फ डिस्कवरी यानी कि अपने आप को खोजना, और दूसरा चीज़ उसका प्रोसेस। उसके बाद है हैज़ नाउ बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड। इसका एक और कीवर्ड है टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स कर दिया गया। यदि हम एस्से के टॉपिक को ध्यान से समझने का प्रयास करें तो वो ये नहीं कह रहा है कि सेल्फ डिस्कवरी कैसे किया जाए। बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेल्फ डिस्कवरी के प्रोसेस को लिख देते हैं या सेल्फ डिस्कवरी के एंगल्स को लिख देते हैं। वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे स्पेसिफिक है। क्वेश्चन है कि हम पहले भी सेल्फ रियलाइजेशन किया करते थे, लेकिन उसका प्रोसेस डिफरेंट था, और आज के समय में हम लोगों ने उस प्रोसेस को टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स कर दिया है। यानी कि जो हम ट्रेडिशनल वे का यूज़ किया करते थे, आज हम लोगों ने उसे अबैंडन कर दिया है, या नहीं तो उसका यूज़ कम कर दिया है, और उसके जगह पे हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का सहारा लेना शुरू कर दिया है। तो उस प्रोसेस के ऊपर ये एस्से है कि जो प्रोसेस है सेल्फ डिस्कवरी का, उसको हमें बताना है एस्से में। अब ये मैं इसको समझा तो दिया, लेकिन अब इसको शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी एस्से लिखिए, यदि उसका कंटेंट अच्छा है तो बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं। आप 100 एस्से पढ़िए, 100 लोग का 100 आपको डिफरेंट मिल सकता है, क्योंकि इंसान के पास डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं और उनमें से किसी को गलत कहना वो उचित नहीं होगा। किंतु फिर भी कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनका कि उसमें इंक्लूड होना आवश्यक होता है, या इसमें डिफरेंट एंगल्स का होना, जितना डिफरेंट एंगल्स होगा उतना अच्छा लगता है। तो हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इनको शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको जो कहा गया है प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, तो सबसे पहले हम सेल्फ डिस्कवरी का मतलब सोचते हैं। यदि आपको मैं कहूँ कि आपको सेल्फ डिस्कवर करना है तो आपके मन में क्या क्या थॉट आएंगे। सबसे पहले ये बताइए कि सेल्फ डिस्कवरी से आप क्या समझ रहे हैं। सबसे पहले तो यही कि सेल्फ डिस्कवरी जो है, इससे आपको लग रहा होगा कोई फिलॉसफिकल वे में जाना, सेल्फ को डिस्कवर करना, मैं क्या हूँ, जो ईश्वर है उससे मेरा तारतम्य क्या है। आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, वही सेल्फ डिस्कवरी है, और असल में सेल्फ डिस्कवरी है भी वही। किंतु फिर अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठना चाहिए कि आखिर ऐसे कौन कौन लोग हुए हैं पहले पास्ट में जिन्होंने कि अपने आप को सेल्फ डिस्कवर किया है, क्योंकि वहीं से तो हम ब्रिज बनाएंगे कि पहले उन्होंने कौन सा मेथोडोलॉजी का यूज़ किया, कौन से तरीकों का प्रयोग किया, और आज हम लोगों ने उस प्रोसेस को कैसे चेंज कर दिया है। तो इसके लिए आपके दिमाग में कुछ एग्जाम्पल्स आने चाहिए। तो कुछ एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में आ रहे होंगे, गौतम बुद्धा,
या फिर महावीर जैन, ऋषभ देव, राहुल सांकृत्यायन, गांधी जी, मार्टिन लूथर किंग, आपके दिमाग में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ रहे होंगे कि उन्होंने अपने आप को सेल्फ रियलाइज़ किया था, सेल्फ डिस्कवर किया था। तो हमें उन्हीं का देखना है कि वो किस हिसाब से किया करते थे और आज के समय में हम लोगों ने उन्हें टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स किस हिसाब से कर दिया है। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि आखिर सेल्फ डिस्कवरी है क्या? क्योंकि यदि मैं आपको कहूँ कि क्या कोई गरीब आदमी सेल्फ डिस्कवर कर सकता है खुद को? आप सोच के देखिए, जो दाने दाने का मोहताज है, जो दिन रात मेहनत करता है ताकि वो रात की रोटी, 2 वक्त की रोटी ढंग से कमा पाए, खा पाए, क्या उसके पास उतना समय है कि वो जा करके सेल्फ डिस्कवरी में अपना समय दे, वो जाके पहाड़ों में तपस्या करने बैठ जाए? क्या वो ये कार्य कर सकता है? आप सोच के देखिए, ये प्रिविलेज है। सेल्फ डिस्कवरी करना एक प्रिविलेज है। जैसे हर किसी मनुष्य को, हर किसी आदमी को ये प्रिविलेज नहीं होता कि वो अपनी हॉबी को एंजॉय कर सके, क्योंकि उनका दिन रात काम करने में जाता है। गरीब बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जाते हैं क्योंकि कारण है कि उन्हें काम करना होता है, अर्ली एम्प्लॉयमेंट उन्हें शुरू करना होता है। तो ये प्रिविलेज है, हॉबी हो गया या सेल्फ डिस्कवरी हो गया, ये सब प्रिविलेज है। तो हम लोग सेल्फ डिस्कवर नहीं कर सकते जब तक कि हम वेल ऑफ ना हो, हमारे पास सब चीज़ ना हो। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये खड़ा होता है कि आखिर कौन लोग सेल्फ रियलाइज कर सकते हैं, कौन लोग सेल्फ डिस्कवर कर सकते हैं? तो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, बहुत छोटी सी पॉपुलेशन ऐसी है, शायद 0.1% जिसके के पास वो समय हो कि वो सेल्फ डिस्कवर कर सकता हो। अब समस्या ये है, जब ये कुछ लोगों के लिए ही है तो आखिर इसका इतना महत्व क्यों, और क्या बाकी लोग को भी उस जगह पे पहुंचाया जा सकता है? देखिए, ये सब मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि कंसेप्ट की क्लैरिटी होना भी बहुत आवश्यक है। ऐसे तो आप लिख देंगे, हो सकता है आप सीधा लिखना शुरू कर देते, लेकिन यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी तो आप ऐसे को बहुत अच्छे तरीके से बिल्डअप कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको ये बैकग्राउंड दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा कि गरीब तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, एक टाइप के गरीब हैं जो ये कर सकते हैं। वो गरीब कौन है? दरअसल अगर किसी ने गरीबी को एक्वायर किया है, जिसने ये कहा है कि मैं गरीबी चाहता हूँ, वो चाहे तो सेल्फ रियलाइज कर सकता है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ऐसे कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं गरीब हूँ? तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप जिस देश में रह रहे हैं वो साधु संतों का देश है। वहाँ पे बहुत से हज़ारों लाखों तपस्वी आज भी हैं जो कि गरीब हैं। उन्हें पैसों से कोई मतलब नहीं, उन्हें धन से कोई मतलब नहीं, उन्हें किसी लग्जरी लाइफ से कोई मतलब नहीं। वो सेल्फ डिस्कवरी के लिए हिमालय जाते हैं, बहुत कड़ी तपस्या करते हैं। अगर सामान्यतः भी रहते हैं तो बहुत उनकी कड़ी तपस्या होती है, तो वो अपने आप को सेल्फ डिस्कवरी में लगा सकते हैं। तो वो होता है क्या? एक्वायर्ड पॉवर्टी। हम लोगों ने एक्वायर किया, ये टर्म आप यूज़ कर सकते हैं कि जो गरीबी हम लोगों ने स्वयं से अपने ऊपर ली हो, उड़ी हो, वो गरीबी जो है अगर किसी को है तो वो सेल्फ रियलाइज कर सकता है। लेकिन जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, जो रियल में गरीबी है, जो लोग चाहते हैं कि मैं पैसे वाला बनूं, जो लोग चाहते हैं कि मैं अमीर बनूं, उन लोग के पास ये प्रिविलेज नहीं है कि वो सेल्फ डिस्कवर कर पाए। अब एक चीज़ और इसमें मैं पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि सिर्फ साधु संत ही नहीं, यदि आप अपने शास्त्रों को पढ़ेंगे तो उसमें ब्राह्मणों के लिए, जो ब्राह्मण वर्ण है, उन वर्ण के लिए भी कहा गया है कि आपको धन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ताकि आप अपना सेल्फ रियलाइजेशन में ध्यान लगा सको, आप परमात्मा से अपनी आत्मा का मिलन करवा सको। इसके लिए ब्राह्मणों को वर्जित है कि वो अधिक धन अपने पास इकट्ठा नहीं कर सकता। तो हालांकि आज के समय में ब्राह्मण लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग विषय हो जाता है, किंतु ब्राह्मण के लिए ये विधान है कि वो धन को इकट्ठा नहीं कर सकता, वो एक्वायर्ड पॉवर्टी लेगा। वो जानबूझ के कहेगा कि मुझे गरीब रहना है, और वो अपना डिस्कवरी के लिए, सेल्फ डिस्कवरी के लिए लगाएगा समय। हालांकि आज के समय में कोई इसका पालन नहीं कर रहा है, तो इस विषय को हम थोड़ा साइड में रखते हैं। तो वैसे ब्राह्मण और साधु संत जो वो तो आज भी है ऐसा। ठीक, ये पॉइंट तो हो गया। अब बात असल में सबसे बड़ी ये आती है कि हम लोगों ने देखा कि गरीबी एक ऐसा कॉज है, किंतु उससे पहले हम थोड़ा सा एक स्टेप पीछे जाते हैं। पीछे क्या जाते हैं कि WHO का डेटा है। WHO के डेटा के अकॉर्डिंग 3.8% लोग जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हैं। 3.8% लोग, और उसमें भी 5% लोग ऐसे हैं जो एडल्ट हैं और फिर वो हैं डिप्रेस्ड हैं। एडल्ट यानी कि वो पैसा कमा सकते हैं, वो उस स्थिति में हैं, तो वो फिर डिप्रेस क्यों हो रहे हैं? इसका मतलब उसके पीछे कुछ तो कारण होगा। अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन 5.7% जो पॉपुलेशन है एजेड पॉपुलेशन की, जो 60 वर्ष से ऊपर की पॉपुलेशन है, वो भी डिप्रेस्ड है। अब ये सुन करके आपको थोड़ा आश्चर्य लग रहा होगा, क्योंकि अपने देश में तो जो वृद्ध लोग हैं वो लोग सामान्यतः
डिप्रेस नहीं होते हैं, क्योंकि उनका थॉट है सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तुलसीदास जी की ये पंक्ति है, आप उसमें मेंशन कर सकते हैं कि हम लोग की फिलॉसफी ये थी कि सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि राखे राम, जिस प्रकार से राम रख रहे हैं ताही विधि रहिए, उसी प्रकार से रहिए। तो जो हमारी जो पहले की पॉपुलेशन थी, जो हमारे दादा परदादा की पॉपुलेशन थी, उनका थॉट ये रहा करता था कि उन्हें गरीबी हो, कष्ट आए, समस्या आए, उन्हें कोई इससे आपत्ति नहीं थी, वो उसे सहर्ष स्वीकार करते थे और कहते थे ये मेरा आगे बढ़ने में मार्ग है, ये मेरा मार्ग प्रशस्त हो रहा है भगवान से आत्मसात करने के लिए। तो ये फिलॉसफी था। लेकिन ये डायकॉटमी क्यों कि जहाँ पे पहले हम लोग एजेड पॉपुलेशन स्पेशली वो बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं हुआ करते थे, वहाँ पे 5.7% जो कि ओवरऑल पॉपुलेशन से काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अधिक है, वो डिप्रेस है। ये क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप सोच के देखिएगा। हालांकि आप कह सकते हैं बहुत ही आसान है कि आज उन लोग छोड़ देते हैं अपने माता पिता को, वृद्धाश्रम में जाने के लिए छोड़ देते हैं। अपने देश में तो वृद्धाश्रम का कॉन्सेप्ट फिर भी है, पर यूएसए में या यूरोप में आज भी वो लोग अकेले रहते हैं, वो लोग इंडिपेंडेंट रहते हैं, उनको सेवा करने वाला कोई नहीं होता है। तो वहाँ से ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, जो ये डेटा है 5.7% पे पहुँच जाता है। तो ये डेटा आप मेंशन कर सकते हैं कि डिप्रेशन इतने अधिक लोगों में बढ़ता जा रहा है, जो कि कुछ समय पहले तक हम लोग डिप्रेशन का नाम भी नहीं जानते थे। डिप्रेशन होता क्या है कोई नहीं जानता था, क्योंकि सब लोग ये मानते थे कि चाहे हम कैसे भी रहें हम सुखी हैं, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, तो इससे कोई डिप्रेशन में नहीं चला जाता था। ये नई एक बीमारी शुरू हुई है। हालांकि आप ये भी तर्क दे सकते हैं कि पहले डाटा को मेंटेन नहीं किया जाता था, ये भी आपका एक तर्क हो सकता है। किंतु फिर भी जो अपना सोशल स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग देखने से तो यही लगता है कि भले डेटा स्टोर ना किया जाता हो, किंतु फिर भी उनका जो थॉट प्रोसेस था उसके अकॉर्डिंग वो लोग डिप्रेस नहीं हुआ करते होंगे, एटलीस्ट ये आप कह सकते हैं। ठीक है, ये डेटा है। लेकिन एक और डेटा जो इससे भी ज़्यादा हॉरिफिक है वो ये है कि लगभग हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष 7 लाख से अधिक मनुष्य आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं। अब सोचिए 7 लाख मनुष्य हर वर्ष, प्रति वर्ष सुसाइड कर रहे हैं। कितना हॉरिफिक नंबर है, कितना डरावना ये नंबर है कि आखिर के लोग ऐसा करते क्यों हैं, इसके पीछे कारण क्या क्या है। यही कारण जो है आगे आप लिंक करेंगे। ठीक है, एक और पॉइंट आता है, एक सर्वे किया गया था जिसके की तहत हर 33% जो जनता है, हर 1/3 जो जनता है वो कभी ना कभी एंजाइटी की शिकार हुई है। अब एंजाइटी जो है वो आप ये साधारण मत समझ लेंगे कि एंजाइटी मुझे आज गुस्सा आ गया तो मैं एंग्शियस हूँ, ठीक है वो है, लेकिन वो एक प्रॉब्लम का रूप लेती जा रही है, वो एक समस्या का रूप लेती जा रही है एंग्जाइटी में आदमी अपना होश खो देता है, वो कुछ भी करने लग जाता है ऊटपटांग हरकत। तो हर 1/3 व्यक्ति, हर 3 में से 1 व्यक्ति जो है वो एंग्जाइटी का शिकार ही, बहुत ही डरावना नंबर है ये। तो ये कुछ डेटा आप शुरुआत कर सकते हैं इस हिसाब से। उसके बाद आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि आखिर इसका कारण क्या है, क्योंकि पहले के समय में हम ऐसा नहीं देखते थे, आज के समय में ये इतना ज़्यादा बढ़ क्यों रहा है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जितना अधिक हो रहा है उतना ही हम लोग इस तरह क्यों जा रहे हैं, इस तरफ क्यों जा रहे हैं कि हम सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंग्शियस हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। आपको इसके पीछे उत्तर मिलेगा लैक ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। स्वयं का पहचान ना करना, स्वयं की खोज ना करना, इसका एकमात्र कारण मिलेगा। अब आप कहेंगे ऐसा नहीं है, बहुत सारे रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, बहुत सारे हम आपको पढ़ाई नहीं कर पाने का दुख होता है, आपको अच्छी नौकरी मिलने का दुख होता है, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा उसका दुख होता है, अकेले फील होने का दुख होता है, बहुत सारे ऐसे कारण हैं। किंतु उन सबको आप एक साथ क्लब कर सकते हैं लैक ऑफ सेल्फ डिस्कवरी में। कैसे, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। इंट्रोडक्शन हम लोगों ने ऊपर दे दिया, अब ये मेन बॉडी है यहाँ से। ठीक है, असल में सेल्फ डिस्कवरी क्या है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया पहले कि सेल्फ डिस्कवरी वही कर सकता है जो वेल ऑफ हो, जिसके की पास एटलीस्ट कम से कम सुख सुविधा हो, जिससे कि अपना जीवन यापन वो बिना किसी समस्या के कर सके। कम से कम उसके बाद 2 वक्त की रोटी तो होनी चाहिए। वही लोग सेल्फ रियलाइज कर सकते हैं। हम एक्वायर्ड पॉवर्टी को अभी साइड में रख रहे हैं। तो अब उस सिचुएशन में हम लोग, वो लोग तो नहीं कर सकते अपने आप को सेल्फ डिस्कवर, और यदि वो लोग अपने आप को सेल्फ डिस्कवर नहीं कर सकते तो फिर डिप्रेशन का शिकार होंगे ही, वो तो फिर एंग्जाइटी का शिकार होंगे ही, वो तो फिर सुसाइड करेंगे ही। अब सोचिए कितना बड़ा इनह्यूमन स्टेटमेंट मैंने अभी दिया है, लेकिन यही सच्चाई है। लेकिन इसका निकलने का तरीका भी है। तरीका बहुत ही सरल सा है। सबसे पहले सेल्फ डिस्कवरी का हमें मतलब सोचना पड़ेगा।
अब हम इसके मतलब पे आते हैं। सेल्फ डिस्कवरी मतलब कि अपने आप को डिस्कवर करना, अपने आप को खोजना। अब वो दो प्रकार से हो सकता है। पहला फिलॉसफिकल वे, जिसका कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं, महावीर जैन, गौतम बुद्धा, बाकी सारे लोग सब जो कि सेल्फ डिस्कवर करके अपने आप को उस स्तर पे पहुंचाए हैं। किंतु वहां तक पहुंचने के लिए एक ब्रिज और आपको तैयार करना पड़ेगा, एक आपको पुलिया तैयार करनी पड़ेगी जहां से कि चलते हुए आप जा सके उस जगह पे। इसका मतलब क्या? आपको अपना सेल्फ वर्थ खोजना होगा। आपको जानना होगा कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, आपकी क्षमता क्या है, आपकी काबिलियत क्या है, आप क्या कर सकते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। और आपको उस गरीबी से बाहर निकलना होगा। जिस दिन आपने अपने आप को सेल्फ डिस्कवर कर लिया, जिस दिन अपने आप को आपने समझा दिया कि मेरे पास इतना वर्थ है कि एक हाथ है कि मैं उससे पृथ्वी को गोल कर दूं। एक बहुत अच्छी कविता थी, ये हथेली है कि पृथ्वी गोल कर दूं। आप ये सर्च करके देखिए, बहुत ही सुंदर कविता है, इसे भी आप कोट कर सकते हैं। ये हथेली है कि पृथ्वी गोल कर दूं, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपनी वर्थ को समझना होगा। बहुत सारी समस्या ना अपने आप को सेल्फ डिस्कवर करके सुलझाई जा सकती है, जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए है। मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में जितनी समस्याएं हैं उनका एक मूल कारण धन है। यदि आपने धन की समस्या को ख़त्म कर लिया, उसको दूर कर लिया, तो आप मटेरियलिस्टिक दुनिया के उस डायकॉटमी से बाहर निकल सकते हैं और फिर आप परस्यू कर सकते हैं रियल सेल्फ डिस्कवरी। तो अब हमें यहाँ पे दो पॉइंट को लेके चलना है, ठीक है। पहला पॉइंट जो जनरली सभी लोग लेके चलेंगे वो ये है कि फिलॉसफिकल उनका पाथ, और दूसरा पाथ जो हम स्पेसिफिकली लेके चल रहे हैं, हो सकता है कुछ और लग के मस्तिष्क में ये आया हो ये बिंदु, जो कि मटेरियलिस्टिक दुनिया का ये जो सच है उसको लेकर के चलेंगे कि वहाँ पे हम लोग सेल्फ रियलाइज कैसे करते हैं, पहले कैसे किया जाता था और आज हम लोगों ने उसे कैसे ट्रांसफॉर्म कर दिया है, टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स कर दिया है उस चीज़ को। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। किंतु उससे पहले एक मैं कोट आपको देना चाहता हूँ। कोट है ऑस्कर लुइस का। ऑस्कर लुइस का कहना था, देयर इज अ कल्चर ऑफ पॉवर्टी। यहाँ पे कल्चर है गरीबी का। इससे आप क्या समझते हैं? इसका मतलब यह है कि गरीब लोग इस वजह से सिर्फ गरीब नहीं है कि उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, बल्कि वो इस वजह से गरीब हैं क्योंकि उन लोगों ने पॉवर्टी को, गरीबी को आत्मसात कर लिया है। उन्होंने सोचा है कि यही हमारा सत्य है, अंतिम सत्य है, हम गरीब हैं तो ये हमारी किस्मत है, हम इससे बाहर नहीं उबर सकते। उन्होंने सेल्फ डिस्कवरी के डोर्स को क्लोज कर दिया है। यही कारण है कि ऑस्कर लुइस कहते हैं कि देयर इज़ अ कल्चर ऑफ पॉवर्टी। जो गरीब है, जो झुग्गी में रहता है, वो झुग्गी में ही रहना चाहता है। वो ये हालांकि सपने देखता है, वो कहते हैं ना कि हम सोच बहुत बड़ी बड़ी है, हवाई महल बनाना, कि हवा महल बनाना, कि हम सोचते हैं कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन उसके लिए कोई कार्य ना करना, वो मन में पहले से ही विचारधारा बना के चलना कि हमसे ना हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ऑस्कर लुइस का ये आप कोट कर सकते हैं। हालांकि ये सोशियोलॉजी के बहुत बड़े थिंकर हैं, आप यहाँ पे कोट करेंगे आपको बहुत अच्छे मार्क्स इसमें मिलेंगे, ठीक। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिर मटेरियलिस्टिक सक्सेस कैसे मिल सकती है? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह। पहले कैसे मिला करती थी, आज के समय में हम लोगों ने उसे कैसे ट्रांसफॉर्म कर दिया। हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, वो एग्जाम्पल्स आपको कोट करने हैं एग्जाम में। पहला एग्जाम्पल है, यदि आपको पहले मार्केटिंग करनी होती थी। देखिए, मार्केटिंग तो हमेशा से चलती आई है। जब हड़प्पा सिविलाइजेशन थी उस समय भी उन्हें मार्केटिंग करना पड़ा रहा होगा, ताकि वो बाकी दूसरे जगह पे जा करके इजिप्शियन सिविलाइजेशन से या बाकी और किसी सुमेरियन सिविलाइजेशन से इंटरेक्ट कर सके, वहाँ से ट्रेड कर सके। उसके लिए मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रही होगी उस समय भी, ठीक है। तो मार्केटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहले के समय में लोग कैसे किया करते थे? पहले के समय में P2P इंटरेक्शन हुआ करता था, यानी कि मैं आपसे सीधा बात किया करता था, ठीक। और उस बात करने से हम लोग सीखते थे मार्केटिंग कैसे की जाए। उसके बाद ट्रांसफॉर्म कैसे हुआ? हम लोग मार्केटिंग सीखने के लिए या बिजनेस सीखने के लिए, इकोनॉमिक्स सीखने के लिए हम लोग बड़े बड़े बिजनेस स्कूल्स जाने लगे, और वो टेक्नोलॉजिकली हम लोगों ने उसे आउटसोर्स करना शुरू कर दिया था उसी समय से। जैसे आप IIMs का एग्जाम्पल डाल सकते हैं, आप बड़े बड़े बिजनेस स्कूल्स का एग्जाम्पल डाल सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोगों ने वो करना शुरू किया। अब IIM में एडमिशन लिया, हम लोग वहाँ पे जा करके सीखने लगे। तो जो P2P इंटरेक्शन जो पहले डायरेक्ट हुआ करता था, वो हम लोगों ने टेक्नोलॉजिकली ट्रांसफर किया, उसे आउटसोर्स किया। किसको? एक बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को, यहाँ पे की स्मार्ट क्लासेस होते हैं, जिसमें जहाँ पे की और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजिकली एडवांस वेपन्स जो होते हैं, आइडियोलॉजिकल वेपन्स, ठीक है। वो हथियार मत समझ लेना, गोली थाड़ वाला मत समझ लेना, तो उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने वहाँ पे गए। लेकिन आज के समय में आपको वहाँ भी जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास अवेलेबल है। आपने ग्रैंट कार्डोन का नाम सुना होगा, आपने गैरी वी का नाम सुना होगा। आज आप इनसे सीधा सीधा सीख सकते हैं। वो लोग मार्केटिंग के बादशाह हैं।
आप उनसे सीधा सीख सकते हैं अपने फ़ोन के माध्यम से, अपने कंप्यूटर के लैपटॉप के माध्यम से, या आप उनसे जा करके भी सीख सकते हैं। तो एक बदला है ये सारा सिस्टम, ये टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स हम लोगों ने इस चीज़ को किया है। तो पहला एग्जाम्पल आपको समझ आया कि हम लोग पहले क्या थे, उसके बाद क्या हुए, और अब के टाइम पर हम लोग क्या हो चुके हैं। आगे भी हम लोग ऐसे ही ट्रांसफॉर्म होते रहेंगे, ये आपको पहला एग्जाम्पल कोट करना है। दूसरा एग्जाम्पल, जब कोडिंग आई नई नई, उस समय हम कोडिंग सीखने का क्या तरीका था। सीखने का तरीका था आप IITs में एडमिशन लीजिए, NITs में एडमिशन लीजिए, या और कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लीजिए, या कोडिंग क्लासेस आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे जाकर के आप सीखिए कोडिंग। लेकिन आज के समय में आपके पास उसका भी ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है। कैसे? आप यूडेमी के कोर्सेज ले सकते हैं। यूडेमी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं उसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, पेड प्रमोशन नहीं है, बट वहाँ पे आप जाकर के बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। NPTEL जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है, आप उसकी मदद ले सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे फ्री लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड और बाकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। बहुत सारे आपको जो IITs में पढ़ाया जाता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया जाता है, उसका वीडियोज़ लेक्चर अवेलेबल है NPTEL पे। और एक स्पेशल बात, मैंने भी बहुत सारी तैयारी NPTEL के थ्रू ही की है, तो वहाँ से आप लोग सीख सकते हैं। हम लोगों ने कैसे टेक्नोलॉजिकली उसे आउटसोर्स करना शुरू कर दिया। ठीक है, पहले हम लोग स्कूल जाया करते थे, फिजिकली प्रेजेंट हुआ करते थे, आज के समय में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब एक आपने W3 स्कूल का नाम सुना होगा। W3 स्कूल आप गूगल पे सर्च करिए, वहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पे बहुत सारे आपको कोडिंग के सिखाया जाता है, बहुत ईजी वे में, बहुत ही फ्लूइड वे में। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत आनंद आपको आता है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये दूसरा आपके पास एग्जाम्पल होगा कोडिंग क्लासेस का। तीसरा एग्जाम्पल जो है, पहले हम लोग नॉलेज गेन करने के लिए ट्रैवल किया करते थे, और बहुत अधिक ट्रैवल किया करते थे। ठीक, जैसे कि पहले यदि आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाना हो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाना हो, तो आपको ट्रैवल करके जाना पड़ता था और बहुत ही कठिन हुआ करता था। लेकिन आज के समय में ऑक्सफोर्ड हो, हार्वर्ड हो, मस्कट्स यूनिवर्सिटी हो, सबका सब आपकी पॉकेट में, आप अपनी पॉकेट में रख रखे हैं उसे। ठीक, कैसे? फ़ोन उठाइए, सीधा उसके कोर्स में इनरोल कीजिए, वहाँ के लेक्चर्स आप फ्री में पढ़िए, आपको वहाँ से सर्टिफिकेट भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आपको ट्रैवलिंग की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई। और इसके अपने बेनिफिट्स है बहुत अधिक, आप सारी बेनिफिट्स आप समझ सकते हैं, लिख सकते हैं आप उसमें बेनिफिट्स को। ठीक है, उसके बाद फिर पहले आपको एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे पहले आपको अगर अच्छा कुक बनना होता था, तो या तो आप परंपरा से अपनी मम्मी से, अपनी नानी से, या अपनी दादी से आप सीखिए। ठीक, या नहीं तो आप किसी कुकिंग क्लास को ज्वाइन करिए। ठीक, अब के समय में आपके पास एक ऑप्शन है कि सीधा आप संजीव कपूर से डायरेक्ट सीख सकते हैं। आप यूट्यूब खोलिए, संजीव कपूर जो है इंडिया के टॉप मोस्ट कुक मास्टर शेफ, आप उनसे सीधा सीधा सीख सकते हैं। या उसके अतिरिक्त भी और भी बहुत सारे ऐसे हैं दिग्गज कुक सब, जिनसे आप सीधा सीधा सीख सकते हैं। तो हम लोगों ने कैसे टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स किया उस सीखने को, वो चीज़ वहाँ पे आप कह सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल बहुत अच्छा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। आप में से अधिकांश लोग, अधिकांश तो नहीं कहूँगा, खैर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि कोटा गए होंगे अपनी इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी करने के लिए, और आप में से अधिकांश लोग राजेंद्र नगर, करोल बाग, पटना या बाकी और किसी जगह पे UPSC की, SSC की, रेलवेज की, बैंकिंग की प्रिपरेशन करने के लिए गए होंगे। ये जो है आज के समय में ट्रांसफॉर्म हो गया है। आज बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, और आप एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हैं बायजूस का, आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं अनअकैडमी का, आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं फिजिक्स वाला का। फ्री में कुछ लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, बाकी आप इनसे बहुत ही कम रेट पे घर बैठे बैठे यहाँ पे इनसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको टाइम की बचत होगी, बहुत सारा। बेसिकली आपने अपना टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स कर दिया है उस प्रोसेस को, सेल्फ रियलाइज करने को, सेल्फ वर्थ को जानने को। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी और चीज़ें, जैसे अगर आप कोई थेरेपी लेना चाहते हो, वो भी आपको बहुत आसानी से अवेलेबल है आज के समय में। यदि आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो बहुत ही आसानी से आप उनको अवेल कर सकते हैं और अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपना सेल्फ वर्थ आप जान सकते हैं। तो ये सब बात रही मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की, कि कैसे यहाँ पे हम लोग ट्रांसफॉर्म किए हैं एक ट्रेडिशनल वे को इस मॉडर्न वे से, टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स हम लोग कैसे किए हैं, ये हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ किया। अब जब हम लोगों ने सेल्फ रियलाइज कर लिया, जब हम लोग वेल ऑफ हो गए, उसके बाद आपको पुल पे चढ़ना है। जो हम लोगों ने पुल बनाया था, याद है? अब हमें जाना है फिलॉसफिकल वे में, क्योंकि अब हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। अब हमारे पास लीजर टाइम, अब हमारे पास खाली समय, जिसमें हम सोच सकते हैं कि आखिर हम किसके लिए हमारा जन्म हुआ है, आखिर हमारा धरती पे जन्म का उद्देश्य क्या है। अब आपके पास सोचने का समय है, अब आपके पास सोचने का सामर्थ्य है। अब आपके पास ये चिंता नहीं है कि रात में मैं क्या खाऊंगा या 2 दिन बाद मेरे घर की स्थिति क्या होगी। अब आप ये नहीं सोचेंगे। तो अब इस स्थिति में आप फिलॉसफिकल एंगल को पकड़ सकते हैं। तो सबसे पहले फिलॉसफिकल वे में जाएं, उसके पहले ये बताता हूँ कि फिलॉसफिकल वे में आपको सेल्फ रियलाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि गौतम बुद्ध का या फिर महावीर जैन का रास्ता।
वो बहुत जगह घूमते थे, सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते थे। बोधि पेड़ के नीचे अपना महात्मा बुद्ध ने वहाँ पे रियलाइज़ किया था खुद को, तपस्या किए थे, मेडिटेट किए थे, उसके बाद वो सेल्फ रियलाइज़ कर पाए थे। ऐसे महावीर जैन, ऐसे ही बहुत सारे जितने जितने संत सब हुए हैं, उन लोगों ने इस चीज़ को यूज़ किया है। लेकिन क्या आज के समय में हम उसको आउटसोर्स कर सकते हैं? सोच के देखिए, क्या ये संभव है कि आप बिना मेडिटेशन के, बिना कहीं ऐसे बाहर घूमे, आप सेल्फ रियलाइज़ कर सकें? बहुत ही कठिन है, शायद अभी तक तो ऐसा नहीं हो पाया है। ठीक, तो ये जो महावीर जैन का या फिर गौतम बुद्धा का वे है, इसको हम लोग टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स नहीं कर पाए हैं। तो ये जो प्रोसेस है ना सेल्फ रियलाइजेशन का, ये तभी हो सकता है जब वहाँ पे जा करके उस कंडीशन में, हार्श कंडीशन में जा करके रहें, सोचें, तभी जा करके संभव है। टेक्नोलॉजी का इसमें कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। तो पहला पॉइंट क्लियर कि जो ये मेथड है, यहाँ पे टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स आप इसे नहीं कर सकते। दूसरा, अब गांधी जी का नाम इसमें ले सकते हैं। गांधी जी क्या थे? गांधी जी ने सेल्फ रियलाइज कैसे किया था? हम उन्हें मानते हैं कि उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा था और वहाँ पे वो काफ़ी बड़ा एक मूवमेंट क्रिएट करने में सक्सेसफुल इसी वजह से हो पाए थे क्योंकि उन्होंने बहुत सारी लाइफ को समझने का प्रयास किया था, बहुत उसमें सफल भी रहे थे। तो उनका तरीका क्या था? उनका तरीका था ग्रंथों का अध्ययन करना, बहुत सारे बुक्स को पढ़ना। ठीक है, तो उसको आज के समय में हम टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स कर चुके हैं बहुत हद तक। जैसे आज आप मुझसे पढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीख रहे हैं। ठीक है, ऐसे का आप सीख रहे हैं कि कैसे इसमें क्या क्या पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं। इसके अलावा फिर अगर आपको कोई किताब पढ़नी हो तो आप लोग इसमें ई बुक्स का हेल्प ले सकते हैं, जो कि आप फ़ोन में, लैपटॉप में ऐसे ऐसे पेज सरकाते जाए, आपको फीलिंग वही आएगी, वो ई बुक का फॉर्मेट होगा, फिजिकल कॉपी नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स किया है। ठीक, इसके अलावा ऑडियो बुक का भी ऑप्शन आ गया, जहाँ पे कि आप ऑडियो को सुन सकते हैं, किताब की समरी सुन सकते हैं, किताब के पूरे लेक्चर को आप सुन सकते हैं ऑडियो फॉर्म में। तो ये बहुत सारे वेज हैं जो कि हम लोगों ने चेंज किया, टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स किया है। तो ये एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं कि गांधी जी का मेथड हम लोग टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स कर चुके हैं और वो हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद फिर एग्जाम्पल आता है राहुल सांकृत्यायन का, आप डाल सकते हैं। राहुल सांकृत्यायन बहुत बड़े ट्रैवलर थे, हिंदी इंथुजियास्ट थे, उन्होंने हिंदी में बहुत सारी रचनाएं की है, बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी है और वो कम्युनिस्ट विचारधारा के थे। ठीक है, तो उन्होंने सेल्फ डिस्कवर कैसे किया अपने आप को? वो ट्रैवलिंग करके किया। ठीक है, और ट्रैवलिंग जो है आज के समय में हम लोगों ने क्या कर दिया है, ट्रैवल व्लॉग्स बना लिया है। आज हर गली में आपको कोई ना कोई व्लॉगर मिल जाएगा और वो दिखाते रहते हैं वो लोग कि हम लोग आज ये किए, आज मैं नहाने गया, वो करने गया, घूमने गया, सब सारी चीज़ें दिखाते रहते हैं। ठीक, तो पहले जो हम लोग घूमा करते थे, घूम करके हम लोग एक्सपीरियंस गेन करके सेल्फ रियलाइज़ करते थे, आज के समय में हम लोगों ने उसे टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स कर दिया है या कर सकते हैं व्लॉग्स के माध्यम से, ट्रैवल व्लॉग्स के माध्यम से। किंतु इसमें एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या क्या है? ट्रैवल व्लॉग्स तो आपने बना दिया, लेकिन क्या उसे सेल्फ रियलाइज़ कर पा रहे हो? क्या आप उससे सेल्फ डिस्कवर कर पा रहे हो? हाँ, आप यूरोप घूम सकते हो बैठे बैठे, लेकिन क्या वो फीलिंग आप ले सकते हो सीधा सीधा? क्या आपका P2P इंटरेक्शन होगा? क्या आप अमेरिका में जा करके वहाँ के लोग से सीधा बात कर सकते हो? क्या आप केदारनाथ, बद्रीनाथ की यात्रा जो पहले पैदल किया करते थे, पैदल लोग जाया करते थे, क्या वो फीलिंग आज आप हवाई जहाज़ से जा करके या ट्रैवल व्लॉग्स देख करके आप ले सकते हो? कदाचित नहीं, ये बिल्कुल नहीं ले सकते आप इसे। ठीक है, तो ये भी ट्रांसफॉर्म तो हो रहा है, लेकिन वो वर्थ इट नहीं है। इससे आप सेल्फ डिस्कवर नहीं कर पा रहे होगे, क्योंकि सेल्फ डिस्कवरी इज एन एंटायरली डिफरेंट थिंग। ठीक है, अच्छा, पिछले पॉइंट में एक इंपॉर्टेंट चीज़, एक मज़ेदार चीज़ मैं आपको बताता हूँ। गांधी जी का जो हम लोगों ने पॉइंट लिया कि गांधी जी ने किताब पढ़ के रियलाइज़ किया और आज के समय में वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, लेकिन इसमें एक पॉइंट और आप ऐड कर सकते हैं। गांधी जी खुद ही ट्रांसफॉर्म्ड चीज़ का इस्तेमाल कर रहे थे, उन्होंने खुद ही टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स कर दिया था। कैसे? पहले मैन्यूस्क्रिप्ट्स हुआ करता था, मैन्यूस्क्रिप्ट्स भोजपत्र पे लिखा जाता था ग्रंथ। ठीक है, जब प्रिंटिंग प्रेस आया, जब उसका डिस्कवरी हुआ, उस समय उसे प्रिंट किया जाता था और लोग फिर उसे पढ़ते थे। तो वहाँ पे भी टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स किया था। तो गांधी जी जो है, उन्होंने भी कोई ट्रेडिशनल वे को यूज़ नहीं किया था, वो संभव ही नहीं था, क्योंकि वो कुछ लोग के हाथ में रहता था मैन्यूस्क्रिप्ट। उन्होंने भी उसे टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स किया था। पहले प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से किताब, उन्हें फिजिकल कॉपी उन्हें मिलती थी। उसके बाद आज के समय में हम लोगों ने ई बुक्स पे आए, ई बुक से फिर हम लोग ऑडियो बुक पे गए। तो एक पॉइंट मैं सोचा वहाँ पे ऐड कर दूँ आपका। ठीक है, तो यहाँ पे अब ट्रैवलिंग की बात आए तो यहाँ पे ये चीज़ आप कुछ हद तक सोच सकते हो, लेकिन रियलाइज़ पूरी तरीके से नहीं कर सकते। लेकिन ये सारी चीज़ों के बाद में अगर देखें तो इस समय एक चीज़ तो समझ आ रही है कि इसमें बहुत सारी कॉन्स हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। फिलॉसफिकल वे में सेल्फ रियलाइज़ कर पाना, सेल्फ वर्थ ढूंढ पाना बहुत ही कठिन है। कैसे
कि हम लोग P2P इंटरेक्शन मिस कर रहे हैं, सबसे पहली बात। और जब तक हम लोग सीधा संवाद नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे समझ पाएंगे कि आखिर दुनिया कैसे चलती है, आखिर हमारा उद्देश्य क्या है, ये हम कैसे समझ पाएंगे। ऑनलाइन घर बैठे तो नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें बहुत कठिन है, ठीक है। अब सोचिए तीर्थ का अर्थ क्या था। तीर्थ जो हम लोग जाते थे अमरनाथ की यात्रा पे, केदारनाथ, बद्रीनाथ की यात्रा पे, उसका उद्देश्य क्या होता था? उद्देश्य होता था तपस्या। हम लोग घूमने के लिए नहीं जाया करते थे। आज हम लोगों ने हवाई जहाज़ के होने से, बाकी सारी टेक्नोलॉजिकल सुख सुविधा के होने की वजह से हम लोगों ने उसे इतना टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स कर दिया है कि हम लोग उसका मूल उद्देश्य ही भूल चुके हैं। मूल उद्देश्य था तपस्या। लोग जो जाते थे केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो कहा करते थे अब मैं शायद ना लौटूं कभी भी वापस। क्यों? क्योंकि उस समय बहुत सारी सुख सुविधाएं नहीं थी, तो मान करके चलते थे कि अब मैं अपने जीवन के जो पल हैं, कुछ अच्छे पल भगवान को समर्पित करना चाहता हूँ, अपने आप को पहचानना चाहता हूँ, स्वयं के लिए वो चीज़ समर्पित करना चाहता हूँ वो समय। उसके लिए वो लोग पैदल चल के जाया करते थे। बीच में थोड़ा बहुत कोई बैलगाड़ी का प्रयोग कर लिया, तो कभी घोड़ा गाड़ी प्रयोग कर लिया, मोर और लेस वही था। यूँ से बहुत लंबी जर्नी होती थी और तब वो बहुत ही कठिनाई के साथ जाया करते थे, टूरिस्ट के लिए नहीं, सेल्फ डिस्कवर करने के लिए। आज गवर्नमेंट का उद्देश्य ये रहता है कि अधिक से अधिक टूरिस्ट आ पाए, वहाँ पे विजिटर्स आ पाए, घूमने के लिए लोग सब आ पाए। तो ये चीज़ जो है, जैसे ही हम लोगों ने उसे टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स करना शुरू किया, तो उसी तरह से वैसे ही हम लोगों ने उसका वर्थ को ख़त्म कर दिया। हम लोग आज सीखने के उद्देश्य से, अपने आप को डिवोट करने के उद्देश्य से नहीं जा रहे हैं, तो हम लोग सेल्फ रियलाइज कैसे करेंगे, है ना प्रश्न, ठीक है। दूसरी चीज़, पहले हम लोग योग किया करते थे, आज हम लोग योगा करते हैं। इसमें बहुत डिफरेंस है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखिए, योग जो होता था ये एक प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है? सेल्फ डिस्कवर करने का प्रोसेस है। ये एक महर्षि पतंजलि थे, उन्होंने योग सूत्र का निर्माण किया था, जिससे कि उनका उद्देश्य था कि आप कैसे भगवत प्राप्ति कर सकें। ये एक दर्शन है, योग दर्शन है। जैसे अपने आस्तिक दर्शन है, आपने षड आस्तिक दर्शन का नाम सुना होगा, मीमांसा का नाम सुना होगा, सांख्य दर्शन का नाम सुना होगा, वैशेषिक दर्शन का नाम सुना होगा। उसी में एक ये है योग दर्शन। योग दर्शन महर्षि पतंजलि के द्वारा प्रोपाउंडेड है, ठीक है। उनका उद्देश्य था भगवान को कैसे प्राप्त कर सके वो। आज के समय में हम लोगों ने क्या कर दिया है? हम लोगों ने इसे मेयरली एक योगा एक्सरसाइज बना के छोड़ दिया है, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि पहले हम लोग को जाना पड़ता था परंपरा प्राप्त आचार्यों के पास, वो हमें सिखाया करते थे योग का उद्देश्य क्या है, योग कैसे किया जाता है। आज के समय में अननोन लोग सब, जो कि अधिकृत भी नहीं है इस चीज़ को करने में, वो लोग सब आपको योगा सिखा रहे हैं, तो वो एक्सरसाइज बन के मात्र रह गया है। एक्सरसाइज लोग करते हैं, हम उसे व्यायाम का नाम दे सकते हैं, योग का नाम नहीं। क्योंकि असली योगी क्या है पता है? असली योगी वो है जो कि जिनके की सामने यदि कोई खूंखार से खूंखार व्यक्ति भी आ जाए, वो भी आकर के अपना हथियार डाल देगा, वो भी वहाँ पे शांत हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं है, यदि वो शांत नहीं हो पा रहा है उनके निकट आने पे भी, इसका अर्थ है कि उन योगी ने, जो सो कॉल्ड योगी हैं, उन्होंने पहला स्टेज भी पार नहीं किया है। पहला स्टेज क्या है? यम। इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ऐसे करके यहाँ पे कुछ तरीके हैं। तो पहला स्टेज है यम। यम है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल जब तक अचीव नहीं होता तब तक आप बाकी आगे स्टेज पे जा ही नहीं सकते हैं। आज के समय में, आज की दुनिया में शायद ही कोई योगी रहे होंगे जो कि सच में योगी होंगे। असल में कोई योगी आज के समय में बहुत ना के बराबर हमारे सामने नहीं देखने को मिलते हैं सामान्यतः, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होंगे, कुछ लोग होंगे, किंतु सामान्यतः आज हम लोग व्यायाम करते हैं। व्यायाम के, ठीक है, व्यायाम के अपने फ़ायदे हैं, लेकिन उससे आप सेल्फ डिस्कवर नहीं कर सकते हो। उसका मूल उद्देश्य खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। उसके लिए आपको परंपरा प्राप्त आचार्यों के पास जाना ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई है। अच्छा, इसके बाद एक बात क्या है, ह्यून सांग के बारे में हम बात करते हैं। ह्यून सांग एक ट्रैवलर था, आप सबने उनका नाम सुना होगा, जो कि आए थे चाइना से, मेनलैंड चाइना से ट्रैवल करते हुए यहाँ पे आए थे सीखने के लिए। बहुत सारी चीज़ें सीखनी थी उन्हें, इस वजह से वो बहुत लंबी ट्रैवल करके आए थे, ठीक है। उन्होंने कौन कौन सी क्वालिटी अचीव की? सबसे पहले डिटर्मिनेशन, मुझे ये करना है। वैल्यू टुवर्ड्स लर्निंग, जो उन्होंने सीखा उसके प्रति उनका एक समर्पण, ठीक है। एक गुरु शिष्य का रिलेशनशिप भी, ठीक है, उन्होंने सीखा। गुरु शिष्य का रिलेशनशिप उनके अंदर एम्बाइब हुआ, ठीक है। प्योरिटी ऑफ हार्ट, हृदय उनका पूरी तरीके से शुद्ध हुआ। ये सारी बेसिक चीज़ें उन्हें सीखने को मिली, ठीक है। लेकिन अब आज के समय में आप सोच के देखिए, यदि वो आज के समय में आ जाते तो सबसे पहले क्या करते?
वो हवाई जहाज़ से फ्लाइट से सीधा सीधा भारत में लैंड करते अगर उन्हें सीखना ही होता तो, और वो सीधा सीधा लेक्चर देख करके किसी से फटाफट सीख लेते, या नहीं तो हो सकता है फ़ोन से भी वो पढ़ रहे होते हैं, जो उन्हें सीखना होता है सीख लेते। क्या उनके हार्ट की प्योरिटी हो पाती? कदाचित नहीं, बहुत ही कठिन है। देखिए एक चीज़ इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ गुरु शिष्य परंपरा के बारे में। गुरु शिष्य का कितना अच्छा रिलेशन रहा करता था पहले, आज के समय में कैसे वो धूमिल हो चुका है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। गुरु को गुरुदेव कहा जाता था, उन्हें देवता की श्रेणी दी जाती थी। आज के समय में गुरु जो है, गुरु तो है नहीं, शिक्षक हैं सब लोग, ठीक है। शिक्षक जो है, शिक्षक को एज अ बडी मानते हैं। यो बडी, क्या हाल है सर, आपको तो मैं ये नहीं सोच सकता था कि आप शादी कर लेंगे, आप तो स्ट्रांग थे, आप तो ये थे, माचो मैन थे, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। आज के समय में रिलेशन ये हो गया है। वो जो एक फीलिंग थी कि वो हमारे देवता है, हमें उनके प्रति पूरा समर्पण करना है, वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। जो फीमेल टीचर्स हैं, पहले उन्हें गुरु माता कहा जाता था, उन्हें माता की संज्ञा दी गई थी। आज के समय में क्या है, मैम आप तो बड़ी हॉट लग रही हो, ठीक है, मैम आप बड़ी सुंदर हो। आज के समय में लोग ये बात कर रहे हैं, और इसमें सिर्फ बच्चों की गलती नहीं है, गलती इसमें टीचर्स की भी है, जो रिलेशन अपना बदल रहे हैं, ठीक है। जो फीमेल टीचर्स हैं वो कहती है कि हाँ ठीक है, हम मॉडल हैं, मॉडल की तरह रहेंगे, हम लाइफ को एंजॉय करेंगे। आप उनसे वो क्वालिटीज़ नहीं सीख रहे हो। पहले के समय में क्या था, गुरु वही होता था जो कि जिनकी के अंदर की वैल्यूज़ हुआ करती थी, एथिकल वैल्यूज़ हुआ करती थी, मॉरल वैल्यूज़ हुआ करती थी। उनसे आपको नैतिक जीवन का जो जैसा होता था, आप उन्हीं के अनुसार अपने गुरु का वर्ण करते थे, चयन करते थे, ठीक है। आज के समय में गुरु ये भले आपका शराब पी रहा हो, लेकिन अगर आपको शिक्षा दे रहा है, अच्छी शिक्षा दे रहा है, अगर आपको पढ़ा रहा है, फिर फिजिक्स आपको पढ़ा रहा है, मैथ्स आपको पढ़ा रहा है, या आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करवा रहा है, तो पर्सनल लाइफ में वो कुछ कर रहा है, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे ये रिलेशन जो है ख़राब होता है। पहले के समय में यदि गुरु शराब पी भी नहीं सकता था, उनको ये चीज़ अलाउड नहीं था, लेकिन आज के समय में सब चीज़ चलता है, ठीक है। तो मैं बेसिकली कहने का मतलब है कि कैसे वो हम लोग जो टेक्नोलॉजिकली हम लोगों ने आउटसोर्स किया। पहले टेक्नोलॉजी कैसे आउटसोर्स किया, पहले गुरुकुल व्यवस्था थी, वहाँ पे जाके हम पढ़ना होता था। फिर बाद में स्कूल्स का व्यवस्था हुआ, ठीक है। स्कूल्स में एक बिल्डिंग के अंदर आपको बिठा दिया गया, जिससे कि मोरल वैल्यूज़ का कोई मतलब लेना देना नहीं। आपको अंग्रेज़ों के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए आपको मजदूर तैयार करने थे, आप लोगों ने वो तैयार किया, ठीक है। वो तैयार जब आपने कर लिया, उस ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया, कोई एथिकल वैल्यूज़ नहीं, कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं, आपको किसी से कोई मतलब नहीं, पर्सनल लाइफ आपने अलग कर दी, प्रोफेशनल लाइफ अलग कर दी, और उस चक्कर में ये चीज़ समाप्त होता गया और डिजेनरेसी बढ़ती गई। और आज के समय में तो ऑनलाइन कोर्सेज की वजह से या बाकी और एडवांसमेंट की वजह से ये चीज़ और ज़्यादा धूमिल हो चुका है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट था। तो अगर ह्यूनसांग आज के समय में होते या फाहियान आज के समय में होते तो क्या करते? यूट्यूब को स्क्रॉल कर रहे होते लगातार, मोटिवेशनल वीडियो देखते, मोटिवेशनल वीडियो नंबर 1, फिर 2, फिर 3, एंडलेसली मोटिवेशनल वीडियो को स्क्रॉल कर रहे होते, फिर भी उन्हें मोटिवेशन नहीं आता, जैसे आप लोग करते हैं, ठीक। मोटिवेशनल की इतनी कमी है कि आप खाली वीडियोस को स्क्रॉल करते रहते हैं, या तो यूट्यूब पे बाकी सारे वीडियोस देख रहे होते हैं, आलतू फालतू के रील्स बना रहे होते हैं, इंस्टाग्राम पे यही सब कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सब इसके एक फ़ायदे नहीं, नुकसान है, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ रहा। दूसरा, अब हम बात करें सेल्फ डिस्कवरी का, तो फिलोसफिकल वे में यदि आपको समझना है सोहम का मतलब, सोहम जो है, जो वो है वही मैं हूँ, ये एक उपनिषदिक वाक्य है। यदि आपको इसका अर्थ जानना है तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा गुरुओं के पास, वहाँ पे आपको अपना समर्पण करना पड़ेगा, तभी आप वहाँ पे जा करके सीख सकते हो। इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया गया है कि अपने आप को ये लोग भगवान मान ले लेते हैं, अपुनिच भगवान है, ठीक है। दूसरा, अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है। इसका कितना दुरुपयोग किया गया है, वेब सीरीज़ को आई है, उसमें भी इस चीज़ का मेंशन है, अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है। अहम ब्रह्मास्मि आपको समझने के लिए बहुत समय लगेगा, इतना आसान, इतना सरल नहीं है। उसके लिए आपको गुरु के पास जाना पड़ेगा, उनके सानिध्य में अपना समय व्यतीत करना पड़ेगा, तभी आप ये चीज़ समझ सकते हो। तो ये सब चीज़ें विकृति आई है, हम लोग एक्चुअल मीनिंग से निकल करके दूसरा मीनिंग एक्वायर कर लिए बिना किसी समझ के या अपना जो दिमाग चला उसके अकॉर्डिंग। तो ये आखिर में हम लोग इसे कंक्लूड इस हिसाब से कर सकते हैं कि भले हम लोग फिलोसफिकल वे को एक्वायर हमें लग रहा हो कि हम कर रहे हो, हम लोग मैच्योर हो रहे हो, हम लोग सेल्फ डिस्कवर कर रहे हो, लेकिन वो सिर्फ एक हमारा थॉट ही रहेगा, एक्चुअल में वो रियलिटी में नहीं बदलेगा। हमें बस लगेगा कि हाँ हाँ हम तो बहुत अच्छे हो गए, बहुत अच्छे हो गए, हमें सेल्फ रियलाइज़ हो गया, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ रहेगा। एंड ऐसे करते हैं इसे कि हाँ, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स करना हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ, वो होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। किंतु जहाँ पे फिलॉसफिकल रियलाइजेशन की बात आती है, जहाँ पे फिलॉसफिकल डिस्कवरी की बात आती है, वहाँ पे आपको ट्रेडिशनल वे को फॉलो करना होगा। इस हिसाब से आप अपने पूरे एस्से को कंक्लूड कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो
तो प्लीज़ इसमें कमेंट करके बताएं। इसमें आप अपने कुछ और इनपुट्स जोड़ सकते हैं, आप बता सकते हैं आपको कैसा लगा, क्या इंप्रूवमेंट किया और इसमें स्कोप है, आप बताइए। आई एम ऑलवेज रेडी टू रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स एंड योर थॉट्स, ठीक है। मैं नई नई चीज़ सीखने के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ। सो अब जो भी आपके मन में आता है वो सारी चीज़ें कहिए। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले ऐसे के साथ, प्रीवियस ईयर के साथ। तब तक के लिए बाय।